Hello, literature lovers. Today we will going to discuss previous year question paper of CUET. Okay, so without any delay, let's start. So the very first question uh, is this: which among the following text is least about Gandhian thought? Okay, least से पहले ही समझ जाओ. लिस्ट मतलब है कि सबसे कम गांधीयन थॉट की बात कर रहा है कौन सा टेक्स्ट इसमें से. तो जो सबसे पहला टेक्स्ट है वो है अनटचेबल. ठीक है, दूसरा कांतापुरा, तीसरा वेटिंग फॉर महात्मा एंड द फोर्थ वन इज द सर्पेंट एंड द रोप. ओके, ये सभी जो हैं बेटा आपका यू कैन से द वेरी बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, वहां से स्टार्ट होते हैं. सो दीज आर द बेस और यू कैन से द रूट ऑफ द नॉवल. हाँ, इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. तो अगर इसमें हम बात करें अनटचेबल की, तो अनटचेबल का पब्लिकेशन डेट है 1935. ओके, कांतापुरा का है 1938. वेटिंग फॉर महात्मा का है 1955. एंड दिस वन द सर्पेंट एंड द रोप ये है 1964. ओके, सॉरी 1960 है. 1964 में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, और ये नॉवेल्स कितने लिखा है? लाइक अनटचेबल इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद. कांतापुरा एंड सर्पेंट एंड द रोप बोथ आर रिटन बाय राजा राव. देख रहे हो डिफरेंस दोनों की एज में, 1938 एंड 1960. ओके, लेट मी ओके 1960. तो इन सभी में ए सी एंड बी मीन्स अनटचेबल, कांतापुरा और वेटिंग फॉर महात्मा में महात्मा गांधी के थॉट, गांधीयन थॉट मीन्स सत्य, अहिंसा. ओके, दिस थिंग्स आर समवेयर डिस्कस्ड इन दिस नॉवेल्स. बट सरपेंट एंड रोप में एक इंटरप्ले चल रहा होता है क्या वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसफी का. ठीक है, और उसमें रामा स्वामी का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी में कंफ्यूज रहता है. तो इसमें गांधीयन थॉट की बात नहीं है. तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? लिस्ट. लिस्ट मतलब सबसे कम या नहीं. तो वो कौन है? सर्पेंट एंड द रोप. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द टेक्स्ट describes India's transition from British colonialism to Indian independence accompanied by the partition of India. Okay, so it's about कि इंडिया का ट्रांजिशन मीन्स इंडिया का इवोल्यूशन कह लो, इंडिया का ग्रोथ, डेवलपमेंट, वॉट एवर यू कैन से. वो कब से कब तक? फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. ठीक है, जब इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री हुआ करती थी, ब्रिटिश रूल के अंडर में हुआ करती थी, टू इंडिपेंडेंस. ठीक है, जब इंडिया को आज़ादी मिली. और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का पार्टीशन हो जाता है. ये तीनों चीजें मीन्स फ्रॉम बिफोर 1947. ठीक है, 1947 से पहले का इंडिया और 1947 के बाद की इंडिया, इन सभी को उस नॉवेल में कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया है. तो ये नॉवेल जो है बेटा आपका सलमान रुश्दी का नॉवेल है, मिडनाइट चिल्ड्रन. 1981 में पब्लिश हुआ है ये नॉवेल, सलमान रश्दी का. और इस नॉवेल के साथ काफी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि आपको याद करने की जरूरत रहेंगी, रिमेम्बर करने की जरूरत है. लाइक बुकर प्राइज. इस नॉवेल को 1981 में ही क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है. बुकर प्राइज के बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद इसी इसी नॉवेल को 1993 में, याद रखने की डेट है, बुकर ऑफ बुकर्स मिला हुआ है. क्या? बुकर्स ऑफ बुकर. बुकर ऑफ बुकर्स. ठीक है, ये भी मिला हुआ है इस नॉवल को. फिर 2008 में सेम नॉवल को ही क्या मिला है? बेस्ट ऑफ बुकर्स. बेस्ट ऑफ बुकर्स. तो ये तीनों अवार्ड बुकर्स ने ही दिया है. और ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में मिडनाइट चिल्ड्रंस को मिला है, जो कि 1981 में किसने पब्लिश किया है? सलमान रश्दी ने. ओके, नाम याद रखोगे, इनके और भी वर्क्स देख लेना. ठीक है, लाइक सैटनिक वर्सेज हैं जिस जो कि इंडिया में बैन है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि सलमान रुश्दी का कौन सा नॉवेल इंडिया में बैन है. तो दैट इज सैटनिक वर्सेस. फिर आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1882 में. ही वॉज द फर्स्ट और यू कैन से पाइनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स. देन इनका राजमोहन वाइफ इज द फर्स्ट नॉवेल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. देन देर इज एन एंटीक लैंड. तो ये आपका लिखा है किसने?
अमिताभ घोष ने 1992 में। देन देयर इज सुटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ इन 1993 में। बस थोड़ा थोड़ा जानते रहो। कमिंग टू द थर्ड आंसर विच इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ सोनेट दिए हुए हैं। सॉरी, फॉर्म्स ऑफ सोनेट नहीं, कलेक्शंस ऑफ सोनेट। ठीक है, सोनेट के कलेक्शंस के नाम दिए हुए हैं। और इधर पोएट्स या सोनेटियर्स के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने उन कलेक्शंस को लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है सोनेट्स। ठीक है, सोनेट्स वैसे कोई नाम तो नहीं है, बट ये हम शेक्सपियर से एसोसिएट करते हैं। शेक्सपियर के कलेक्शन को हम लोग सोनेट्स नाम से जानते हैं, जिसमें टोटल 154 सोनेट्स हैं। जो कि पब्लिश हुआ है 1609 में बाय थॉमस थॉर करके एक पर्सन है। उन्होंने इस कलेक्शन को, जिसमें कि 154 सोनेट्स हैं, और 1690 में पब्लिश हुआ है ये। दूसरा सोनेट कलेक्शन का नाम है एस्ट्रोफिलन स्टेला। एस्ट्रोफिलन स्टेला इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट बाय फिलिप सिडनी। ओके, ये इसमें बेटा टोटल 108 सोनेट्स हैं, और इसके साथ 11 सॉन्ग्स भी हैं। 11 सॉन्ग्स भी है इसमें, मीन्स लिरिक होगा या और कोई फॉर्म होगा। एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1580s। डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिमेंबर दिस डेट्स। ओके, देन थर्ड वन इज एमोरेटी बाय स्पेंसर। ओके, स्पेंसर इज ऑल्सो नोन एज पोएट्स पोएट। और ये शेक्सपियर से पहले आते हैं। और स्पेंसर का ये एमोरेटी 9 सोनेट्स इसमें है, 89 सोनेट्स हैं, एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1595। ओके, देख रहे हो डेट, आप देखोगे तो सिडनी द सीनियर वन, देन स्पेंसर, देन शेक्सपियर, देन बेनेट ब्राउनिंग, जिनका पूरा नाम है एलिजाबेथ ब्रेनेट ब्राउनिंग। इनके सोनेट्स का नाम है सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। तो दिस सोनेट इज पब्लिश्ड इन 1850 में पब्लिश हुआ। हैविंग हाउ मेनी सोनेट्स? तो देयर आर 44 सोनेट्स इन दिस कलेक्शन। ओके, सो आप देख सकते हो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द नेम ऑफ द थिएटर इन विच शेक्सपियर इज सिग्निफिकेंट शेयर। तो शेक्सपियर का सबसे ज्यादा शेयर किस थिएटर में रहा, मीन्स एक तरीके से कह लो उस थिएटर के वो पार्टनर हैं। तो दिस इज द ग्लोब। हाँ, ये थिएटर का नाम याद रखिएगा। इसमें काफी कुछ चीजें शेक्सपियर की बहुत से ट्रेजेडीज, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी यहाँ पे एक्ट हुए थे। ये ग्लोब थिएटर 1999 में कह लो कि स्टेब्लिश हुआ था। और ये प्रिंसिपल प्ले हाउस रहा लॉर्ड चैम्बरलिन ग्रुप का। लॉर्ड चैम्बरलिन मैन जो हैं वो जिससे शेक्सपियर भी जुड़े रहे हैं। ये कंपनी है, थिएटर कंपनी है, जो कि प्ले करवाती है। तो लॉर्ड चैम्बरलिन मैन जो है वो ग्लोब थिएटर से रिलेटेड थे, और यहाँ पे शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज हैं वो परफॉर्म हुई थी। तो आंसर इज द ग्लोब। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शेक्सपियर प्ले हैज एज इट बेसिस फॉर द फिल्म सी इज द मैन। ओके, तो एक मूवी है सी इज द मैन। ठीक है, उसका प्लॉट किस प्ले से लिया हुआ है। तो दैट इज सी इज द मैन, ट्वेल्थ नाइट। देख लो, सी इज द मैन नाम से भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि वो लड़का है, कुछ ऐसा। तो आप देखते हो कि ट्वेल्थ नाइट में जो वियोला का कैरेक्टर है वो अपने आप को चेंज करती है ना, मेल के फॉर्म में। तो इस वजह से ये राइट आंसर है। आप कह सकते हो ट्वेल्थ नाइट आई थिंक 1601 से 1602 के बीच में लिखी गई है। तो ये याद रखोगे, और सभी प्लेस जो हैं शेक्सपियर से ही रिलेटेड है। फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था वो भी याद रखिएगा, 1623 में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज स्पोकन इन ब्रिटिश आइलैंड। ओके, अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ब्रिटेन में कौन सा बोला जा रहा था, इंग्लैंड में कौन सा बोला जा रहा था। तो सभी लोग, मैक्सिमम लोग एंग्लो सेक्सन मार देते हैं, क्योंकि एंग्लो सेक्सन से ही हम जब भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं एज ए स्टूडेंट, तो हम एंग्लो सेक्सन से पढ़ के ही स्टार्ट करते हैं। बट उसमें कुछ ट्राइब्स वगैरह थी जो कि उससे पहले भी इंग्लैंड आइलैंड पे रह रही थी, या इंग्लैंड जो कंट्री आज है वहां पे रह रही है। तो वो जो है वो ये कैल्टिक
जो लैंग्वेज है वो सबसे अर्लीस्ट मानी जाती है वहां पे जिसमें बोला जा रहा था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज नेम द co-founder and the chief of well-known encyclopedia that played a key role in the dawn of enlightenment। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन है डेनिस डेड्रोट। हाँ, ये इसके कह लो कि फ्रेंच राइटर हैं, एक फ्रेंच पर्सन है जिन्होंने 1751 से 1772 के बीच में एक बुक पब्लिश की जिसमें मैक्सिमम चीजें जिसके बारे में दी गई हों, ठीक है, वो इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने पब्लिश किया, डिडरोट। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द प्रोसेस of word formation in which a part of word is combined the part of another word like brunch, ब्रेकफास्ट और लंच से मिलके बना है। ओके, वर्ड फॉर्मेशन में ये चारों ही टर्म्स जाने जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन के नाम से। वर्ड फॉर्मेशन मीन्स पुराने वर्ड से कुछ नया हम बना रहे होते हैं, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन। तो इसमें कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें कि हम दो वर्ड से कुछ कुछ पार्ट लेकर एक नया वर्ड बनाते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम जान रहे होते हैं। तो दैट इज, हाँ, हाँ, एक है कंपाउंडिंग, दूसरा है पोर्टमेंटुआ, तीसरा है सिनोकोपिशन, देन डी इज क्लिपिंग। सो कंपाउंडिंग में सबसे पहले आपको समझना है कि कंपाउंडिंग क्या होता है। तो कंपाउंडिंग बेसिकली टू वर्ड्स को लेता है, फर्स्ट वर्ड प्लस सेकेंड वर्ड, ठीक है, और ये बना देता है एक वर्ड नेक्स्ट, ठीक है, जो इसको हम लोग थर्ड वर्ड कह देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल फुट एक वर्ड है, पाथ दूसरा वर्ड है, इससे बन जाएगा क्या, फुटपाथ तीसरा वर्ड। ओके, तो कंपाउंडिंग जैसे कंपाउंड वर्ड से भी जानते हो कि दो वर्ड्स को हमने, सॉरी फुटपाथ रहेगा ना, मैंने वर्ड लिख दिया, लाइक फुटपाथ। सो दिस इज कंपाउंडिंग जिसमें हम दो वर्ड्स को कंबाइन करके थर्ड वर्ड बना रहे होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज विच इज द राइट आंसर ऑल्सो एट द सेम टाइम, विच इज पोर्टमैंटुआ। ओके, पोर्टमैंटुआ में क्या होता है कि हम एक वर्ड के कुछ पार्ट को लेते हैं, ठीक है, सेकेंड वर्ड के कुछ पार्ट को लेते हैं और हम एक तीसरा वर्ड बनाते हैं, ठीक है, लाइक ब्रंच, लाइक मोटेल। ओके, मोटेल वर्ड जो है किससे बना है, मोटर प्लस व्हाट, होटल, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे हम अपनी पार्किंग करके भी होटल में रह सकते हैं, दैट इज मोटेल। ओके, तो ये भी दो वर्ड के पार्ट से मिलके बनता है, उसको हम लोग कहते हैं पोर्टमैंटुआ टर्म, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल हम यही लगा के चल रहे हैं। सिंकोपेशन में क्या होता है बेटा, कि हम किसी वर्ड के जो कुछ वॉवल साउंड होते हैं उसको हम स्किप कर जाते हैं बोलते वक्त। लाइक एकदम प्राइम एग्जांपल इसका क्या होता है, कैमरा। हम्म हम्म अब ये कैमरा हम लोग पूरा बोले अगर तो कैमेरा बोलते हैं। हम्म तो इसमें अब क्या करेंगे हम, कि जब सिंकोपेशन में क्या होता है कि हम इसको बोलते वक्त ये जो ई है इसको हम नहीं बोलते हैं, स्किप कर जाते हैं, एक वोवेल है, तो कैमरा हो जाता है। ये इसको हम क्या प्रोसेस कहते हैं, इसको सिंकोपेशन कहते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज क्लिपिंग, जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज भी कर रहे होते हो, बट हम उस टर्म को नहीं जान रहे होते हैं। क्लिपिंग में क्या होता है कि हम किसी वर्ड को शॉर्ट में बोलते हैं, लाइक क्या है, ब्रदर। हम्म लेकिन हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ब्रो। ओके, सो मैथमेटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ्स कहते हैं। तो जब हम किसी बड़े वर्ड को शॉर्ट में बोल रहे होते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लिपिंग। ओके, तो यहाँ पे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग पोर्टमैंटुआ इज द राइट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रेट इंग्लिश लेक्सिकोग्राफर कम अप विद द लैंडमार्क डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश इन 1575। तो 1575 में एक पर्सन हुए जिन्होंने एक डिक्शनरी बनाई, कह लो कि लैंडमार्क या फर्स्ट डिक्शनरी बनाई। वो कौन थे, वो थे सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन भी इनको जानते हैं नाम से। ये और भी, एक ये पोएट रहे हैं, एक प्ले राइटर रहे हैं, एक एसेइस्ट रहे हैं, मतलब काफी कुछ लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं। इनका लाइफ ऑफ द पोएट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, लाइफ ऑफ पोएट्स। इसमें बहुत से पोएट्स की लाइफ को, बायोग्राफी को, उनके वर्क्स को उन्होंने, अराउंड 52 पोएट्स वर देयर। उन पोएट्स के लाइफ के बारे में उन्होंने लाइफ वर्क, ठीक है, सब कुछ डिस्कस किया है।
So he is one of the key figure of English literature, Dr. Johnson. And at the same time, he also created a dictionary of English, which was first in its kind, कह लो एक तरीके से. Coming to next question. बाकी के बारे में अगर जानना चाहो तो जोशुआ रेनॉल्ड्स जो है एक पेंटर है. टॉबिस स्मॉलेट जो है एक स्कॉटिश सर्जन और राइटर भी रहे हैं, और एडमंड ब्रूक एक फिलोसोफर रहे हैं. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. The feature of what movement of the philosophy of literature are shared by the following four writers: Henri de Blaise, गुस्ताव फिल्बर्ट, एमिली जोला, सेटिडल. ठीक है, इन सभी में क्या कॉमन है, या किस मूवमेंट को या किस लिटरेचर के पार्ट को ये लोग शेयर कर रहे होते हैं? तो दे आर शेयरिंग रियलिज्म. ओके, ये रियलिज्म से रिलेटेड लोग हैं. ठीक है, और ऑनरे डी ब्लेस को वन ऑफ द फाउंडर रियलिज्म के फाउंडर के तौर पे जाना जाता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्क, और यू कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मैच द फॉलोइंग. ओके, इधर कुछ राइटर्स के नाम दिए हुए हैं और इधर उनके वर्क्स के नाम दिए हुए हैं. तो आप देखो कॉलरिज किससे रिलेटेड है. तो कॉलरिज का आपने एक, और ये जो वर्क्स आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही कह लो यूनिक वर्क्स हैं अपने आप में, जिनको आपको जानने की जरूरत है. यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें तो सेंसी है, वो एक ट्रेजेडी है, और उसने उसको एक पोएट ने लिखा हुआ है. तो अपने आप में काफी क्या है, वो यूनिक है. ओके, तो सबसे पहला है कॉलरिज. कॉलरिज का वर्क है, हाँ, ये रिमोर्स. ओके, तो ये कुछ नया है, पहली बार सुन रहे हो कि कॉलरिज ने ऐसा भी कुछ लिखा होगा, नाम से सुन रहे हैं. रॉबर्ट ब्राउनिंग. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का है पीपा पासेस. हम्म विलियम वर्ड्सवर्थ. अगेन ये जो वर्क रहेगा वो एक प्ले है. ठीक है, सिंगल प्ले है, एक प्ले जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है एज अ पोएट. तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रॉडर किसने लिखा है, और हमारा ध्यान वर्ड्सवर्थ पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है उन्होंने, वो तो पोएट्री लिखते हैं, प्ले तो लिखते नहीं है, बट देयर इज अ प्ले. सेम विद सैली ऑल्सो. सैली अक्सर लिखते हैं क्या, पोएट्रीज के लिए जाने जा रहे हैं ना, एडोनिस और वेस्टलैंड वगैरह, और टू वेस्ट विंड के लिए जानने जा रहा है. लेकिन यहाँ पे उनका एक प्ले भी है, एक ट्रेजेडी है. तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है कि वो सही होगा. क्वेश्चन नंबर 12 है, कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली एडिटर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. ठीक है, तो शेक्सपियर के प्ले का अर्ली एडिटर कौन नहीं है, किसने उसके प्ले को पहले एडिट नहीं किया है? तो वैसे हम निकोलस रॉ को जानते हैं, जिन्होंने प्ले के इसको एडिट किया हुआ है. लेफिस थियोबाल्ड ने भी एडिट किया हुआ है. ड्राइडन ने भी इस पे काम किया हुआ है. ठीक है, और पोप जो है कि वो नहीं जाने जाते इसके लिए. तो द राइट आंसर इज पोप. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि who who among the following postulated a common ancestry of Sanskrit, Latin, Greek, which promote the development of comparative linguistics? मीन्स किस पर्सन ने सबसे पहले बताया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज आपस में कहीं ना कहीं सेम है, या उनकी एंसेस्ट्री सेम है, मतलब उनका रूट एक ही कुछ रहा है, वहीं से संस्कृत, लैटिन और ग्रीक तीनों आया हुआ है. ये बात सबसे पहले किसने बताई है? तो दैट पर्सन इज विलियम जॉन्स. विलियम जॉन्स इज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चार्ल्स डिकेंस के बारे में भी समझेंगे. यहाँ पे आप जानो कि विलियम जॉन्स जो थे, वो इंडियन फिलोसफी, इंडियन लिटरेचर के बहुत ज्यादा समर्थक रहे हैं. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote the introduction at the first English translation of भगवत गीता by चार्ल्स डिकेंस. ठीक है, भगवत गीता को सबसे पहले ट्रांसलेट किसने किया है? चार्ल्स डिकेंस. यहाँ से एक क्वेश्चन से आप इस चीज को जानते रहो. और उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट या कह लो प्रीफेस किसने लिखा है? तो वो विलियम जॉन्स ने लिखा है. अभी जिससे पहले वाले क्वेश्चन में आए थे ना, वो विलियम जॉन्स ने उसका क्या लिखा है, प्रीफेस कह लो लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर, ये पूरा पढ़ लो इसको पॉज करके वीडियो. ये किसने लिखा है? ठीक है, तो कुछ कुछ कह लो कि एक तरीके से वर्ड्स को आप जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, या ऐसे क्वेश्चन की आप तैयारी कर रहे हो, तो कुछ कुछ नेम वगैरह आप उसको बहुत अच्छे से जानते रहो, कि अगर वो आ गया तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये तो उसी वर्ग का है. ठीक है, जैसे ऐसे लामेका,
स्किनी नेक, किसके बारे में ये बात हो रही है? तो डॉन कीहोते हैं, ठीक है, उनका ये एक वर्क है डॉन कीहोते, अ, उस पे है ये, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपाइलर ऑफ द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है, कि विलियम शेक्सपियर का जो वर्क रहा फर्स्ट फोलियो 1623 में आया रहा, वो किसने कंपाइल किया हुआ, किस एडिटर्स ने कंपाइल किया है? तो उनके नाम है हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, ओके। पोप, ड्राइडेन, वेबस्टर, फ्लेचर, इन लोगों ने नहीं किया है। सी ऑप्शन सही है। हम्म, फिर यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज करके ये टेक्स्ट पढ़ सकते हो। फर्स्ट डिसोबीडियंस, ठीक है, यहाँ पे की टर्म जान सकते हो और फॉरबिडन ट्री, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, आप समझ सकते हो कि अच्छा ये किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट डिसोबीडियंस की बात आपको मिलता है पैराडाइज लॉस्ट में, ठीक है। फॉल ऑफ द मैन कह लो, और ये किसने लिखा है? ये लिखा है जॉन मिल्टन ने, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is who among the following is believed to be written a series of Arthurian romances from prison? मीन्स कुछ रोमांसेस लिखा है जो कि किंग ऑथर या रोमन बेस्ड है, ठीक है, वो भी प्रिजन में रह के, तो वो थॉमस मेलोड जो है उन्होंने लिखा था, थॉमस मेलोडी ने लिखा हुआ है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये भी एक वर्क है द गॉबिन एंड द ग्रीन नाइट। काफी अच्छी स्टोरी है, ओके। इस स्टोरी में एक ऐसा टाइम आता है, जब गॉबिन जो कि उसका और जो हाउस का मालिक है उन दोनों के बीच में एक बात हुई रहती है कि वॉट एवर दे गेन थ्रू आउट द डे विल दे क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे को देंगे। तो जैसे सर गॉबिन अगर कुछ रिसीव करते हैं पूरे दिन में तो वो होस्ट को देंगे, होस्ट कुछ दिन रिसीव करता है तो वो गॉबिन को देगा। तो गॉबिन को उन होस्ट की वाइफ रोज कुछ किसेस देती थी तो वो वापस कर देते थे। अब क्या हुआ लास्ट डे या थर्ड डे को, क्या है कि वो उनकी वाइफ उनको एक इंचेंटेड बेल्ट भी देती है जो कि उनको फिजिकल हार्म से बचाएगी, और साथ में 3 किसेस भी देती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो बेल्ट किसेस तो वापस करते हैं होस्ट को, लेकिन वो बेल्ट नहीं देते हैं उनको, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट डज ही रिटर्न टू द होस्ट फ्रॉम द व्हाट ही रिसीव्ड। तो रिटर्न किया 3 केसेस, और रिसीव नहीं नहीं वापस रिटर्न किया तो वो था इंचेंटेड बेल्ट, ओके। स्टोरी पढ़ लेना या हम लोग कभी डिस्कस करेंगे इसको। लेट मी नो अबाउट इट इन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज डायलेक्ट फ्रॉम विच इज द डायलेक्ट फ्रॉम विच मॉडर्न इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू हैव इवॉल्व, ठीक है, कि कौन सा ऐसा डायलेक्ट है, ठीक है, बोली, बोली मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज को हम लोग डायलेक्ट या बोली कहते हैं, ठीक है, बोली, ठीक है। और वो अगर एक बहुत बड़े एरिया में कोई बोला जा रहा है तो दैट इज भाषा, ओके। हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, उसको भाषा कहते हैं, ओके। लैंग्वेज एंड व्हाट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, ओके। डायलेक्ट का कोई अपना खुद का रिटन फॉर्म नहीं होता है कोई, ठीक है, उसका कोई अल्फाबेट नहीं होता है, वही लैंग्वेज का होता है। तो कोई एक डायलेक्ट ऐसा रहा इंग्लैंड में जिससे ही डेवलप होके आज का इंग्लिश हम जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं वो, तो वो हुआ मिडिल इंग्लैंड से, ईस्ट मिडलैंड का जो था, जिसमें चौसर भी लिखना शुरू किए थे, और उसी को उन्होंने फिर मॉडर्न इंग्लिश बना दिया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following caused John Donne of perplexing the mind of fair sex with nice speculations of philosophy, ठीक है, किसने एक्यूज किया था जॉन डॉन को कि आप जो है कि फेयर सेक्स के साथ आप जो है कि नाइस स्पेकुलेशन ऑफ फिलोसफी की बात कर रहे हैं, दोनों चीजों को आप कैसे एक साथ ला सकते हैं? तो ये क्रिटिक करने का काम किया था जॉन डॉन ने। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेम द इंडियन नॉवेल that describes the change of its protagonist Raju from humdrum tour escort to a renowned holy guru। कि वो पर्सन जो कि कभी एक हमड्रम टूरिस्ट एस्कॉर्ट था, गाइड था एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे गाइड लिखता तो आप तुरंत पकड़ जाते कि ये तो गाइड है, बट उसने थोड़ा सा उसको अलग किया, उस कैरेक्टर का जो काम है उसको बताया। तो हमड्रम टूरिस्ट एस्कॉर्ट किसके लिए यूज हुआ है? राजू के लिए हुआ है, जो कि पहले स्टार्टिंग में तो एक चोर या ब्लफ मास्टर कह लो था, लेकिन लास्ट में जाके वो एक होली गुरु बन जाता है। तो ये स्टोरी द गाइड की है, जो कि किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा हुआ है। और रिलक्टेंट गुरु भी उन्होंने लिखा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स भी उनका है, और द इंग्लिश टीचर भी उन्हीं का है।
ये अलग अलग वर्क्स है जो उन्होंने लिखे हैं, बट ये यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग द गाइड इज राइट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड आपको आएगा कार्पेडियम, ठीक है। कार्पेडियम इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। पेस्टोरल पोएम ऐसे पोएम्स को कहते हैं जहाँ पे हम हमारी जो सेटिंग होती है वो काफी रूरल लाइफ से रिलेटेड होती है। और उसमें एक सेफर्ड होता है, कुछ तो कहानी ऐसा रहता है उसमें। सटायर, सटायर क्या होता है, जब हम किसी को रिड्यूल या उसको सही करने के लिए हम कुछ कह रहे होते हैं तो उसको हम सटायर कहते हैं। एलिजी क्या है, एलिजी में हम किसी के डेथ पे, किसी लव वंस के डेथ पे मॉर्न कहते हैं या उस पे कोई पोएट्री लिखते हैं, शोक गीत भी जिसको कह रहे होते हैं उसको कहते हैं। कार्पेडियम क्या होता है कि कार्पेडियम में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि टिपिकल फिलोसफी, द टिपिकल फिलोसफिकल आउटलुक दैट द above lines represented। टिपिकल फिलोसफी क्या है कि सीज द डे। कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे, ठीक है। ओके, ये जानते रहोगे क्योंकि ये पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेगा। तो कार्पेडियम का जो मीनिंग है वो है लिटरल मीनिंग, दैट इज सीज द डे। इसका मतलब होता है कि जो पूरे दिन में आप कर रहे हो उसी को एंजॉय करो, मतलब लीव द मोमेंट, लीव द मोमेंट, ठीक है। जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट को जियो खूब, ठीक है। उसको विदाउट कंसर्निंग फ्यूचर, फ्यूचर की बिना सोचे आप प्रेजेंट में जियो, ठीक है। तो वो जो ये ऊपर की लाइन्स है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस का है भाई जॉन डॉन, उसमें से ये लिया हुआ है और बोल रहा है कि इस लाइंस में क्या बात बताई जा रही है, किस फिलॉसफी को डिस्कस किया जा रहा है या किस फॉर्म को डिस्कस किया जा रहा है, तो वो कार्पेडियम मीन्स सीज द डे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेम द शेक्सपियर्स प्ले that has adopted in the film 1999 for the film the 10 things I hate about you। तो एक वर्क है, ठीक है, जिससे अम, हम लोग कह सकते हो कि वो शेक्सपियर के प्ले के प्लॉट से लिया हुआ है। तो वो प्ले कौन सा है, वो है द टेमिंग ऑफ द श्रू, ठीक है। इस प्ले के प्लॉट से ये मूवी 1999 में बनाई गई है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कि नेम द पोएम द कंपोजिशन ऑफ विच वाज इंटरप्टेड बाय द पर्सन फ्रॉम पॉडलॉक, ठीक है। द पर्सन पर्सन फ्रॉम पॉडलॉक, ठीक है, कि कौन से पोएम के कंपोजिशन को इंटरप्ट कर दिया गया था इस पर्सन के द्वारा जो कि पॉडलॉक से आया था। तो एक पोएम है एस टी कॉलरिज की, ठीक है, जो कि पूरा वो लिख नहीं पाते हैं, वो ओपियम लेते हैं और उसके नशे में, उसके हैंगओवर में वो पोएम लिख रहे होते हैं और वो पोएम उनको अ, अपने आप आ रही होती है। बट क्या होता है कि उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और उनका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद वो पोएम लिखने की बहुत कोशिश करते हैं कि आगे उसको बढ़ाएं, बट वो बढ़ा नहीं पाते हैं। वो पोएम है द कुबला खान, हाँ। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर अपने आप में कंप्लीट है, 1798 में लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई, जहां से रोमांटिक एज की स्टार्ट मानी जाती है ना, ठीक है। बाकी ये जो कुबला खान है उनका एक, ये कह लो एक तरीके से इनकम्प्लीट वर्क है। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द नेक्स्ट, नेम द टेक्स्ट विद द सब टाइटल काउंसिल सिविल एंड मोरल, ठीक है। तो किस टेक्स्ट के साथ ये सब टाइटल ऐड होता है 26 का? हम्म तो बेकन का जो एसेज है जो कि 1597 में आए हुए हैं, ठीक है, उसके साथ हम लोग बोलते हैं क्या, सबटाइटल एसेज सिविल एंड मोरल, ठीक है। बेकन कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ठीक है। एसे ऑफ इलिया किसने लिखा है, चार्ल्स लैम ने, इज नोन एज फादर ऑफ, सॉरी, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है। मॉन्टेगन के एसेज जो हैं कि ये जाने जाते हैं किस लिए, फादर ऑफ एसेज, एसेज पूरे वर्ल्ड में है, कह लो एक तरीके से पाइनियर थे ये लिखने का। इनके बारे में भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे कुछ कुछ एजेस के या कुछ रिवोल्यूशन के, कुछ मूवमेंट्स के नाम दिए हुए हैं जिसको आपको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। तो अगर हम ग्लोरियस रिवोल्यूशन की बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं 1688 में हुआ। हम्म हम जैकोबियन एज की बात करें तो ये 1603 एलिजाबेथ के डेथ के बाद और किंग जेम्स जब थ्रोन पे आते हैं तब की बात है। 25 तक। रेस्टोरेशन एज आपका चार्ल्स सेकेंड जब फिर से रिगेन करते हैं मोनार्की 1660 में तब। सिविल वॉर ये आपका 1642 से 51 के बीच में कॉमनवेल्थ पीरियड में चल रहा था। नाउ इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच इज फर्स्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉट द इंग्लिश सिविल वॉर,
ठीक है, इंग्लिश सिविल वॉर किन लोगों के बीच में हुआ? तो दीज आर द पार्लियामेंट्रीज एंड द रॉयलिस्ट। देखो, सिविल वॉर कभी भी होगा तो घर के लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो इंग्लिश और स्कॉटिश दो अलग कंट्रीज हैं, ठीक है। प्यूरिटन और पार्लियामेंट्रीज हो सकता है कि हो जाए। रॉयलिस्ट मेंबर ऑफ द चर्च ऑफ द इंग्लैंड एंड द मेंबर्स ऑफ द चर्च ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं, ये प्यूरिटन भी रिलीजियस है और यहाँ पे चर्च वाला भी रिलीजियस है। तो ये दोनों जब भी वॉर होगा उसको हम लोग सिविल वॉर नहीं कहेंगे, वो रिलीजियस वॉर होगा। तो आंसर विल बी द डी ऑप्शन। Now coming to the next question, which is identify the texts which would be an appropriate subject for a class on the literature of the Western Empire। ठीक है, कि ये हम कौन कौन से टेक्स्ट हम एक क्लास में पढ़ाएं कि उससे हमको वेस्टर्न अम्पायर्स के बारे में पता चले, मीन्स वेस्ट कंट्रीज या यूरोपियंस के बारे में पता चले। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी यूरोपियन अम्पायर की बात है कि कैसे उन लोगों ने हम लोग के ऊपर राज किया या हम लोग को एक स्लेव बना के रखा। कांतापुरा में भी ये बात आपको थोड़ी थोड़ी दिखती है, ठीक है। और फिर ये आपको पैसेज ऑफ इंडिया में भी ये चीज दिखती है। ऐसा लगेगा तो हम ऑल ऑफ दीज लगा के निकल लेंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देखोगे कि पैसेज ऑफ इंडिया और कांतापुरा में फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल या उसके इम्पैक्ट की बात हो रही है। बट हार्ट ऑफ डार्कनेस में वेस्टर्न अंपायर के बारे में बात हो रही है कि कैसे वो लोग हमको ये चीजें कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसकी फिलॉसफी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये लिटरेचर जो है, कह लो हार्ट ऑफ डार्कनेस इज द राइट आंसर। नाउ ये आप पढ़ो इसको पॉज करके वीडियो। आइडेंटिफाई द लास्ट लाइंस ऑफ वेल नोन वर्क दैट स्ट्रेस अ कैथारसिस एट द एंड ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म है कैथारसिस, ठीक है। कैथारसिस एरिस्टोटेलियन टर्म है। जब हम पोएटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिस वीडियो में, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। कैथारसिस इज व्हाट कि हमें कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन होता है रीडर के अंदर, उस वर्क को देख के, उस ट्रेजिक कैरेक्टर जो है उसमें प्रोटागोनिस्ट, उसको लेकर प्रिटी एंड फियर अराउज हो रहा है। तो वो चीज, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो आपको मिलता है सैमसन एगोनिस्ट्स में, ठीक है। उसमें ये लाइन मिलती है आपको। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको अम, जॉन मिल्टन का लास्ट प्ले, एक तरीके से कह लो उनके लास्ट प्लेस में से है एक, ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है, उसमें ये लाइन है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैटेगरी ऑफ कॉमेडी सेंटर्ड प्राइमरली ऑन द इनहेरिटेड ट्रेड्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर कॉमन अम्यूजमेंट। ठीक है, मीन्स इंडिविजुअल के कॉमन ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे उसके कैरेक्टर कहीं ना कहीं उस कॉमेडी का कह लो कि थीम होता है। मतलब हम कैरेक्टर के अंदर कुछ फ्लॉ होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ ज्यादा कुछ चीजें होती है, उसकी वजह से हमारे अंदर हम रीडर्स, एज ए रीडर्स हमको हंसी आती है, ह्यूमर क्रिएट होता है। तो वो है बेटा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन इनहेरिटेड ट्रेड्स की बात हो, इनहेरेंट ट्रेड्स की बात हो रही है, जो आपके अंदर है ट्रेड्स। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जिसमें वो तीन चार तरीके के लिक्विड होते हैं ना आपके अंदर, वो उसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस आते हैं, उनके बढ़ने या घटने की वजह से। तो वो है, इसके लिए बेन जॉनसन को बहुत ज्यादा माना जाता है ना। चलो, ये देखो, इसमें आप देख रहे हो क्या, ये ट्रेजेडीज के नाम, सॉरी एलिजीज के नाम है। और उसके सामने उन पर्सन्स के नाम है जिनके डेथ पे वो एलिजीज लिखी गई हैं, ठीक है। नॉट द राइटर्स हु हैव रिटन दिस टेक्स्ट, ओके, द पर्सन फॉर whom दे राइट, ठीक है, द डेथ पर्सन जिनके ऊपर उन्होंने मॉर्न किया। तो लैसिडियस जो है वो सेली ने लिखा है, किड्स के, सॉरी, लैसिडियस सेली के लिए नहीं है। लैसिडियस लिखा है आपका एडवर्ड किंग के लिए लिखा हुआ है, मिल्टन ने लिखा था। देन एडोनिस जो है वो जॉन किट्स के लिए सेली ने लिखा है। देन देयर इज थर्ड थैरेसिस विच इज रिटन फॉर ऑथर ह्यू क्लॉ। देन इन मेमोरियम डब्ल्यू बी येट्स का ऑथर हालम के लिए लिखा हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से देख लो, ऑप्शन ए इज राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है इस सेंटेंस में क्या होगा। कि ही इज अ लॉयन, कि वो एक शेर है। तो जब हम किसी चीज को किसी और चीज से कंपेयर ना करके उसको वही मान लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटाफर। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कि ही इज लाइक अ लॉयन, लाइक अ लॉयन, तो ये हो जाता आपका क्या, सिमली। लेकिन जब हम लाइक ना मान के उसको ही इज अ लॉयन ही बोल दे डायरेक्ट, तो वो हो जाता है मेटाफर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, मेटाफर।
कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू व्हाट इज ट्रू अबाउट या ऑफ टोटल्स मिसलेनी? ठीक है, टोटल्स मिसलेनी, ठीक है, क्या है ये? तो ये बेटा 1557 में एक कलेक्शन था, पोएट्री के एंथोलॉजी थी, जिसका नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट, कह लो एक तरीके से उसमें रहे, जिसमें किसके वर्क्स पब्लिश हुए हैं? अर्ल ऑफ सरे, ठीक है, और हेनरी हॉवर्ड। हम्म, इनके वर्क्स जो हैं कि इसमें उनके पोएट्रीज जो है कि इसमें पब्लिश हुए हैं। अब इन लोगों का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, अर्ल ऑफ सरे का और हेनरी हॉवर्ड का। दीज टू पर्सन आर नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सोनेट इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में सोनेट लाने का काम इन्हीं दोनों लोगों ने किया है। तो अब इसके बारे में बताएं, टोटल मिसलेनी के बारे में क्या बात सही है क्या नहीं। तो इट इज एन एस्कॉर्टेड कलेक्शन ऑफ द प्ले ऑफ द पीरियड, ठीक है, ये तो है ही नहीं, प्ले की बात कर रहा है, उसमें पोएट्रीज पब्लिश हुई। इट वाज द फर्स्ट प्रिंटेड ऑन्थोलॉजी ऑफ पोएट्री, ये है, ठीक है, ये बात है। इट इज द फाइनेस्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोर्ट ऑफ सी पीरियड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोज की बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। इट वाज डिवोटेड टू चौसर्स वर्क्स एक्सक्लूसिवली, ठीक है, चौसर के वर्क की बात ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इट वाज द फर्स्ट printed anthology of English poetry. Coming to next question, which is very much related to the previous one, कि who name the poets who introduced both English sonnet form as well as blank verse, ठीक है, कौन सा पर्सन है जिसने इंग्लिश सोनेट को और साथ में ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में, ठीक है, अगर केवल सोनेट आता, ठीक है, तो इसमें ये दोनों पर्सन का नाम आ जाता, ठीक है, थॉमस यार्टन और लॉर्ड सरे। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि उसने सोनेट के साथ साथ ब्लैंक वर्स की भी बात की है, कि ब्लैंक वर्स भी किसने इंट्रोड्यूस किया है? दैट पर्सन इज हेनरी हॉवर्ड या ऑर्ल ऑफ सरे। ब्लैंक वर्स क्या होता है? कि जिसमें राइम नहीं होता है, केवल मीटर होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।